हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का। सेकेंड चैप्टर है कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन के बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसका हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कुछ पोर्शन, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग इसको जल्दी कवर करेंगे। जो लोग नई वीडियो देख पाए हैं पीछे वाले, वो लोग पीछे देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको कन्वेक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन को हम लोग हिंदी में संवहन भी कहते हैं। क्या? संवहन, ठीक है। शायद अब कुछ लोगों को याद आ जाए कि कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन कोई अलग टर्म्स नहीं है। कन्वेक्शन को ही हम लोग हिंदी में संवहन कह रहे हैं, ठीक है। एक हीट ट्रांसफर का मोड है, ठीक है। हीट ट्रांसफर तीन मोड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है चालन, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। एक होता है संवहन, ये पहला हो गया चालन जिसको कंडक्शन, दूसरा संवहन जिसको कन्वेक्शन, और एक तीसरा होता है रेडिएशन जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं उसको इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। तो हम लोगों ने चालन पढ़ लिया था, उसके फॉर्मूला डिराइव भी कर चुके थे। इस वीडियो में भी हम लोग कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा इसका कॉन्सेप्ट, और इससे संबंधित जो फॉर्मूला होंगे उनको डिराइव करेंगे। और ये उसके बाद में हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कन्वेक्शन। और इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर हैं? व्हाट इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद कितने टाइप्स के कन्वेक्शन होते हैं उसको देखेंगे। और जो भी टाइप्स है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। और इनमें दोनों में अंतर क्या है उस चीज को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जैसा कि यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स within fluids such as gases and liquids. The initial heat transfer between the object and the fluid takes place through the conduction, but the bulk heat transfer happens due to motion of the fluid. ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिर ये जो भी चीजें ऊपर कह रहा है आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग अपने लैंग्वेज में हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए आप लोग कोई पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और पानी गर्म कर रहे हैं, आइए सपोज कर लीजिए कि जो पॉट है, ठीक है, आप लोगों ने ये गैस रख दिया, यहाँ पे गैस के ऊपर इसको रख दिया और ये गैस का फ्लेम निकल रहा है, ठीक है। ये गैस का फ्लेम है, इसके ऊपर आपने ये रख दिया, ये पॉट, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? पानी है, पानी रख दिया हुआ है, ठीक है। आपने जब फ्लेम से इसको गरम करना स्टार्ट किया, सपोज कर लीजिए आप लोग चाय बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और जो ये पॉट है ये ट्रांसपेरेंट पॉट है, मतलब कि इससे आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो इसके आर पार देख सकते हैं, इधर से भी, ठीक है। तो इससे ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से जो इसके भीतर होगा वो देख सकते हैं। वैसे देख के तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं, लेकिन साइड से और अच्छे से भी दिखेगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास ऐसा हो तो वो एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकता है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट अप करना चालू करते हैं, जब आपने इसको गैस चालू कर दिया, या जो भी हीटिंग मीडिया है, लकड़ी है, लकड़ी को जला के गर्म करना चालू किया, या कोई भी चीज़ है जिससे आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो मेटल वाला पोर्शन होता है, जो धातु का जो बर्तन होता है, ये जो मेटल मेटल पोर्शन है, इसका बॉटम मतलब पेंदी जो है, ये सबसे पहले क्या होता है, ये मेटल वाला पोर्शन गर्म होता है, ठीक, चाहे वो कितना भी पतला हो या मोटा हो, ठीक है। सबसे पहले ये गर्म होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये गर्म होते जाता है, उसी के साथ साथ ये जो इसमें लिक्विड भरा होता है वो भी गर्म होते जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये मेटल गर्म हो गया, ठीक है, तो जो भी इसके कांटेक्ट में लिक्विड है, चूंकि इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, तो इसके पेंदी का जो मेटल है उसके ऊपर वाला सरफेस होगा, एक नीचे वाला सरफेस होगा, एक ऊपर वाला सरफेस होगा। सब कुछ कर लिया, अगर इतना मोटा सा ये लेयर है इसका पेंदी का, ठीक है। तो ये नीचे गैस है, यहाँ पे इसका गैस का फ्लेम होगा,
ठीक है। और ये यहाँ पे जो होंगे इसके लिक्विड के पार्टिकल होंगे जस्ट इसके ऊपर ही, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, हीट लेना स्टार्ट करते हैं, गर्म होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं, ऐसे करके मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस मेटल से, चूंकि मेटल हीटअप हुआ तो उस मेटल से ये हीट हुए, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं, चूंकि पूरा जो मास है इसका, जो पानी का पूरा मास है, मतलब द्रव्यमान है, वो मान लेते हैं हम लोग m है, ठीक है। तो पानी का जो मास है वो गर्म करने से तो कम होगा नहीं, m kg है तो वो m kg ही रहेगा, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, ठीक है। कब, जब ये मान लें कि जो इसमें वेपर ऊपर निकल रही हैं वो कहीं जा नहीं रही हैं, इसके भीतर ही है, ठीक है। अगर वेपर जाएंगे तो मास तो कम होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि वेपर कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए यम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यम कांस्टेंट होता है, तो आप लोग जानते हैं जब किसी चीज को आप हीट करते हैं तो उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है। पहले साइज कुछ और था और बाद में साइज क्या हो गया, कुछ और हो गया। मान लीजिए पहले वॉल्यूम v है, बाद में v1 हो गया, और मास दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, v जो है ग्रेटर देन v1 जो है ग्रेटर देन v है, मतलब कि बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप अगर डेंसिटी निकालेंगे पहले वाले का, जब आप गर्म नहीं किए थे तो उस टाइम पे मास तो सब में सेम रहेगा, और वॉल्यूम समझ लीजिए ये है v है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू मान लीजिए 4 आ गया, सपोज कर लीजिए 4 आ गया, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, ये आप रो 1 निकाल रहे हैं, बाद में आप क्या हुआ, रो 2 निकाल रहे हैं, तो मास तो वही रहेगा लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, v1 हो गया, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट केस में ये था जब ठंडा था, सेकेंड में जब गर्म हो गया ये तब है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, v1 हो गया ये, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पे बताया कि जो v1 है, मतलब वॉल्यूम बाद में बढ़ जाएगा क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा, उसमें प्रसार होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब ये आप देख रहे हैं, जब ये यम और यम सेम है और उसमें जो v है कम है और v1 जो है ये ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये पूरी क्वांटिटी आएगी वो 4 से कम आएगी, भले वो 3.5 है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जब गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, 4 से यहाँ पे 3.5 हो गया, ठीक है। मतलब कि मोटी मोटा कुल कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं और उसका मास जो है, द्रव्यमान जो है कांस्टेंट है, तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा और इस वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स इसके पास में है, जो पेदी के बॉटम के पास में है मॉलिक्यूल्स, ये इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, ठीक है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में थर्मल एक्सपेंशन होता है और उसका मास तो सेम ही रहता है। तो इसलिए क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर उठना चालू हो जाती है, ठीक है, ऊपर उठने लगती है, ठीक है। तो जो डेंसिटी कम होने की वजह, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पेदी में था अब क्या हो गया, वो थोड़ा और ऊपर आ गया, ठीक है। चूंकि अब जब ये ऊपर आ गया तो इसका जगह खाली हो गया, यहाँ पे था तो इसका ये वाला जगह खाली हो गया, तो इस जगह को कवर करने के लिए कोई ठंडा मॉलिक्यूल्स जो ऊपर रहा होगा यहाँ पे, वो इसका जगह ले लेता है, ठीक है, और ये आगे बढ़ता रहता है। इस तरीके से ये और ऊपर उठा, और गर्म हुआ तो और ऊपर उठेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके भीतर एक करंट, जिसको कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं हम लोग, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आने लगते हैं और गर्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है ये, ठीक है। कि ये ठंडा वाला क्या है, ठंडा वाला क्या है, नीचे आया क्योंकि ठंडे वाले भारी हैं इन कंपेयर टू जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो गर्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर उठने लगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है यहाँ पे इनके भीतर, ठीक है। जो ये साइकिल बन जाती है, या साइकिल में बनने का मतलब कि एक फ्लो पैटर्न बन जाता है इसके भीतर। आप लोग पानी में भी देख सकते हैं, ये साफ दिखाई देगा आप लोगों को। तो इसको कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं, ठीक है, संवहन धाराएं, ठीक है, क्या, संवहन धारा या धाराएं, ठीक है, संवहन धाराएं, कन्वेक्टिव करेंट्स या कन्वेक्टिव करंट, ठीक है। तो ये जो धाराएं बन जाती है तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हमारा पानी होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे बल्क में जाते हैं ऊपर, ठीक है, बल्क में ऊपर जाते हैं, जो कि यहाँ पे लेयर जो कांटेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो सारे ऊपर उठते हैं। कहीं कन्वेक्टिव करंट ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जगह होगा, पूरे जगह होगा, सब जगह ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, सब जगह ऐसे करके होगा, वो जो बॉटम में पोर्शन है, और हर पॉइंट पे इस तरीके का एक कन्वेक्टिव करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्क में मॉलिक्यूल्स जो है पानी के अंदर विद इन फ्लूइड मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड सच एज गैसेस एंड लिक्विड। ये तो लिक्विड के केस में हो गया। ठीक है, बाकी अगर कोई गैस होगा तो वो भी ऐसे ही, जैसे लिक्विड बिहेव कर रहा है वो भी गैस भी ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, द इनिशियल हीट ट्रांसफर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल में हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ वो कंडक्शन के थ्रू स्टार्ट हुआ। कंडक्शन किसके बीच? ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड के बीच। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बॉटम वाला पोर्शन है जिसमें हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, वो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसके और जो फ्लूइड है उसके बीच जो हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ वो कंडक्शन के थ्रू स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है कि जो सबसे बॉटम वाला पोर्शन होता है मेटल का, सपोज करिए ये मेटल का पोर्शन है, तो जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, एक पतली सी लेयर बन जाती है। ठीक है, चाहे वो फोर्स्ड कन्वेक्शन हो, चाहे वो नेचुरल कन्वेक्शन हो या फ्री कन्वेक्शन हो, तो हर केस में क्या होता है, जो मेटल का जो दीवार होता है, मतलब पेदी है, जो इस ऊपर पानी है पूरा। ठीक है, तो क्या होता है कि एक जो भी फ्लूइड इसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी लिया है तो पानी का ही लेयर क्या होता है, इस मेटल के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है। ठीक है, और ये जो लेयर होती है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसमें जो सारे पार्टिकल्स होते हैं स्थिर रहते हैं, मूवमेंट नहीं होता है। तो इस लेयर में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कंडक्शन जो है लिक्विड में कम होता है। ठीक है, गैसेस में और भी कम होता है। तो जो सारा रेजिस्टेंस होता है हीट ट्रांसफर का किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड से किसी लिक्विड में, वो इसी जो पतली सी लेयर होती है इसी में ही होती है, जो भी सारा रेजिस्टेंस होता है हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन में। तो उसी लेयर की बात कर रहा है कि इस लेयर में जो फर्स्ट जो द इनिशियल हीट ट्रांसफर जो बोल रहा है, इनिशियल हीट ट्रांसफर वो इसी लेयर से होके होता है हमारा हीट ट्रांसफर। इस लेयर के बारे में हम लोग पीछे जब पढ़ेंगे, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो इस लेयर के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस लेयर का हीट ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ तो बस हम लोग कन्वेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कन्वेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, फर्स्ट फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, सेकेंड वन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो संवहन जो है या कन्वेक्शन दो प्रकार का होता है, पहला नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन और दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो जो हम लोग पीछे जस्ट एग्जांपल लिए हैं वो क्या था, नेचुरल कन्वेक्शन था और या फ्री कन्वेक्शन था। नेचुरल कन्वेक्शन उसको बोलते हैं कि जो उसमें करंट जो कन्वेक्टिव जो करंट जनरेट हो रही थी, बहुत ही सिंपल लाइन एड्रेस है, कन्वेक्टिव करंट generated naturally। और इसमें क्या होता है, कन्वेक्टिव करंट generated by other means like फैन, ब्लोअर, पंप एटसेट्रा। ठीक है, मतलब कि जो कन्वेक्टिव करंट जनरेट हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा पीछे कि ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स क्या है कि नीचे आ रहे हैं और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गर्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हीट ट्रांसफर होता है या पानी कितना जल्दी गर्म होगा, जो हम लोग पीछे एग्जांपल लिए हुए थे कि पानी गर्म कर रहे थे गैस पे रख के, तो उसमें जितना
तेज कन्वेक्टिव करंट जनरेट होंगी। जितना ज़्यादा कन्वेक्टिव करंट जनरेट होंगी और इसका जो स्पीड होगा जनरेशन का जितना ज़्यादा होगा, उतना ही तेज हमारा हीट का ट्रांसफर होगा। इस बात पे डिपेंड करता है कि कन्वेक्टिव करंट कितना और कितने स्पीड से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जो नेचुरल कन्वेक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स इसको बढ़ाने के लिए नहीं है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस करंट को, जो कन्वेक्टिव करंट है, समान जो धाराएं हैं, उसको हम लोग बढ़ा दें। नेचुरल सोर्स में क्या किया, सीधे हम लोग बर्तन लिए, बर्तन में पानी है, जो भी चाय बना रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म किए इसको, ठीक है। अब करंट क्या हो गई, करंट अपना यहाँ पे जनरेट हो गई, हर पॉइंट पे जनरेट होंगी। ये चीज़ नहीं है कि मैंने यहाँ बना दिया तो बस यही, पूरे पॉट में, पूरे जो पानी है इसमें, पूरे हर पॉइंट पे एक करंट जनरेट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी करंट को, मतलब करंट मतलब कि कन्वेक्टिव करंट को, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से क्या करें, इसको बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, क्या करें, सपोज कर लीजिए इसी पानी में हम लोग एक चम्मच ले लीजिए, या चम्मच, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि एक मथनी होता है। जब हम लोग दही बनाते हैं तो मथने के लिए दही मथने के लिए एक बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग हाथ से ऐसे ऐसे इसको क्या करते हैं, रोल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से हम लोगों को जो घी निकलता है, वो मथनी आप लोग देखे होंगे। सपोज कर लिए, सिंपल, इतना कंफ्यूजन है, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। सपोज कर लिए यहाँ पे कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पे लकड़ी इस टाइप का, कोई इस शेप का लकड़ी है। ठीक है, ये हैंडल है और ये छोटा सा प्लेट है। ठीक है, इस टाइप से इसमें लकड़ी डाल के अब क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं लकड़ी को इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड है, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वो इस एजिटेटर मतलब कि इसको जो लिक्विड है उसमें घुमाने के लिए हमने कुछ इस शेप का होगा। कोई हमारे चम्मच है, चम्मच ही ले सकते हैं, चम्मच से ही घुमाइए, चम्मच से इसको घुमाइए। एग्जांपल लेते हैं, वो चम्मच का है। ठीक है, चम्मच सीधा साधा चम्मच है, तो चम्मच ले लीजिए और आपने स्टोव जला दिया, गैस जला दिया। ठीक है, अब चम्मच से क्या है, इसमें पानी को घुमा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पानी को खूब तेजी से चम्मच से घुमा रहे हैं तो देखेंगे कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, और अगर कभी ज़्यादा पानी गर्म करना हो तो आप उसको चला के, किसी सोर्स से उसको चलाइए तो देखेंगे कि आप पानी जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चम्मच हो गया, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। अब वो कर क्या रहा है, इसी जो कन्वेक्टिव करंट है इसको और तेजी से जनरेट कर रहा है, और ही ज़्यादा कन्वेक्टिव करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कन्वेक्शन होता है कि जिसमें जो हम कन्वेक्टिव करंट जनरेट कर रहे हैं वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम उसको जनरेट कर रहे हैं, कोई बाहरी स्रोत है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि कन्वेक्टिव करंट को जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो कन्वेक्शन होता है उसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग फोर्सली, जानबूझ के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जनरेट कर रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर हमारा जल्दी हो और हमारा फ्यूल जो है, जो भी हमारा गैस है, वो कम खर्च हो, कम खर्चे में ही हमारा पानी तेजी से गर्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन। और नेचुरल तो आपको बता ही दिया यहाँ पे। तो ये चीज हो गया आपका दो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। इसको फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से फ्री होता है, इसलिए इसको फ्री कन्वेक्शन। और दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस लिखने के लिए आप लोगों को एग्जाम में आता है, सबसे पहला डेफिनेशन, जो सबसे पहला डिफरेंस होगा वो तो आप डेफिनेशन ही लिख देंगे, पहले नंबर पे डेफिनेशन लिख देंगे। व्हेन कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू बायोंट फोर्स, चूंकि जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठती है, जो चीज भारी होती है वो नीचे आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्प्लावन बल। ठीक है, बायोंट फोर्स। ठीक है, तो उसी से ये ऊपर नीचे कोई चीज, कोई पिंड है, कोई बॉडी है, वो जो भारी होगी वो नीचे आएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर उठेगी। ठीक है, तो उसी बायोंट फोर्स की यहाँ पे बात कर रहा है। When convection takes place due to buoyant force, as there is a difference in densities caused by the difference in temperature, it is known as natural convection। ये तो डेफिनेशन ही हो गया। उसी तरीके से है, when external sources such as fans or pumps are used for creating induced convection, इट इज नोन एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही हो गया पहला। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, फ्लूइड वेलोसिटी इज लो। जो भी इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो लो होती है, और इसमें क्या होती है, फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है हाई होती है।
अब तीसरा, नो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट द हीट ट्रांसफर। नेचुरल कन्वेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। केवल आप जो हीट सोर्स है, जैसे गैस है, गैस को आप बढ़ा देंगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का जो एक्सटर्नल सोर्स है वही इफेक्ट करता है। आप अगर हीट सोर्स को कांस्टेंट कर दें तो कोई अदर पैरामीटर उसको इफेक्ट नहीं करता, उसके रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को। लेकिन जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है उसमें केवल एक्सटर्नल फैक्टर ही क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को प्रभावित करता है, उसको चेंज कर सकता है। जैसे कि आप कोई फैन है, ठीक है, फैन से या फिर जो भी आप चम्मच लिए थे, अगर चम्मच को आप खूब तेजी से ही घुमा रहे हैं उसमें, तो उसके रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो केवल एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद है इट्स डोमिनेटेड बाई बायोन्स फोर्स, ठीक है। जो नेचुरल कन्वेक्शन है वो बायोन्स फोर्स के द्वारा डोमिनेट होता है, मतलब कि मेन जो जिम्मेदार होता है नेचुरल कन्वेक्शन के लिए वो बायोन्स फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद और ये जो होता है फोर्स कन्वेक्शन, इसमें इनर्शिया फोर्स जिम्मेदार होती है, जो कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से उसके फ्लूइड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स से क्या कर रहे हैं, हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग रूम में होते हैं तो जब रूम में पंखा चलता है, ठीक है, तो जो हम नीचे बैठे रहते हैं तो क्या होता है, कमरे की जो होती है हवा, एक वहाँ भी करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा स्वीटनिंग, मतलब जो हमारा बॉडी है उससे ज़्यादा अधिक रेट से हीट का ट्रांसफर होने लगता है, तो जिससे हमको ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इट्स डोमिनेटेड बाय इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट हुई, जिस फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है, या फिर जो करंट है उनके बीच में उनके पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगने लगता है एक्सटर्नल फोर्स यूज करने की वजह से, जिसको हम लोग इनर्शिया फोर्स करते हैं, तो वो यहाँ पे डोमिनेट करता है। जितना ज़्यादा इनर्शिया फोर्स ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसमें कन्वेक्टिव करंट जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा, ये यहाँ से थोड़ा आपको आगे जब कुछ वीडियो बन जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, या आप बुक से पढ़ लीजिएगा। एक नंबर होता है ग्रेसफ नंबर, ठीक है, ग्रेसफ नंबर एन, जिसको एन मतलब नंबर और जी आर, ठीक है। ग्रेसफ नंबर एक होता है, मैं इसके बारे में आगे आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। और एक होता है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। अभी बस आप ये समझिए कि नेचुरल कन्वेक्शन के लिए जो ग्रेसफ नंबर और रेनॉल्ड नंबर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक से बहुत ही ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो इनका रेशियो होता है ग्रेसफ नंबर और रेनॉल्ड नंबर का जो रेशियो होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट जब फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है तो वहाँ पे जो ग्रेसफ नंबर और रेनॉल्ड नंबर का जो रेशियो होता है वो एक से काफी कम होता है, ठीक है। आप लोग चिंता मत करिएगा, इसका मैं डिफरेंस वाला वीडियो मैं एक बार अलग से बना दूंगा। जब आप लोग ये सारे नंबर पढ़ लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, तब आपको इसको सब समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद एक नंबर होता है नसेट नंबर, ठीक है। जैसे एन जी आर मैंने लिखा तो ग्रेसफ नंबर हो गया, और ऐसे करके कैपिटल एन और यहाँ पे सफिक्स में रहता है एन यू, मतलब नसेट। नसेट नंबर जो होता है नेचुरल कन्वेक्शन के केस में ग्रेसफ नंबर और प्रेंटल नंबर, पी आर मतलब प्रेंटल, ठीक है, प्रेंटल नंबर का फंक्शन होता है, इन दोनों नंबर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है, जो सारे नंबर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये डायमेंशन लेस नंबर है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछे भी गए होंगे पीछे में डायमेंशन लेस नंबर के बारे में। तो ये हीट ट्रांसफर के सब डायमेंशन लेस नंबर है, ठीक है। और ये हीट ट्रांसफर में कब ज्यादा होगा कब कम होगा, कौन सा नंबर कब यूज करना है और क्यों यूज करना है, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब आगे पढ़ेंगे तो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी ये समझिए कि ये जो बता रहा हूँ मैं इसको आप बस यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। जो नसेट नंबर होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, ग्रेसफ नंबर और प्रेंटल नंबर। फंक्शन मतलब कि इन दोनों नंबर पे ही डिपेंड करता है नसेट नंबर, ठीक है। बाकी जो फोर्स्ड कन्वेक्शन है वो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है और प्रेंटल नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रेसफ नंबर यहाँ पे था और यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या है सातवां, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लो या स्लो।
जो नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन होता है, इसमें जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है लो होता है, क्योंकि इसमें कन्वेक्टिव करंट जो होती हैं कम बनती हैं, या इनका जो बनने का रेट होता है कम होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट फोर्स कन्वेक्शन में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कन्वेक्टिव करंट ज़्यादा बनती हैं और तेज़ी से बनती हैं, ठीक है। और अगर इसमें 8वां आपको लिखना हो तो इसको एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं। अब तो एग्जाम्पल आप लिख ही लेंगे इसका, सोच के क्या होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, जो अगला वीडियो होगा, इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिल्म ट्रांसफर कोफिशिएंट या ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।